हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर और मेरी कहानी माय लवली ब्रदर पर। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि विंग और वांगजी को पता चल गया था कि यांग यांग की क्या हालत है। वहीं उन दोनों को भी यांग यांग के लिए काफ़ी दुख हो रहा था और विंग काफ़ी ज़्यादा डर भी गया था। वहीं महारानी ने महाराज को धमकी दी थी कि अगर यांग यांग को 1 घंटे में होश नहीं आया या फिर वो ठीक नहीं हुई, उसके घाव हील नहीं हुए, तो वो किसी को बुला लेंगी। वहीं ऐसे ही 1 घंटा बीत जाता है। विंग ये सब देख रहा था। उसने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई थी। वहीं वांगजी भी विंग के पास ही खड़ा था और उन दोनों की नज़रें सिर्फ यांग यांग पर टिकी हुई थी। वहीं यांग यांग का ब्लड बहते हुए विंग के पैरों के पास आता है, जिससे विंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो पीछे खिसकने लगता है। और जो देखकर महारानी विंग को वहाँ से दूर करने के लिए कहती है कि तुम यहाँ से उठकर चले जाओ। जो सुनकर विंग अपनी माँ की तरफ देखता है, जिनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वहीं महारानी महाराज की तरफ देखती है और बिना कुछ कहे अपने पास से एक टोकन निकालती है और उसे उन सबके सामने क्रश कर देती है। वहीं महाराज बस अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब क्या होने वाला है। जैसे ही वो उसे क्रश करती है, 15 मिनट में ही उन्हें वहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं सुनाई देती हैं। महारानी इधर उधर देखने लगती है और उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। इनको समझ में नहीं आया कि उसकी माँ अचानक से ऐसे क्यों रो रही है, लेकिन वो उन्हें संभालने के लिए जैसे ही उठता है, तभी 2 शैडोज़ अचानक से कमरे के अंदर आती है। वहीं महारानी जैसे ही उन शैडोज़ को देखती है, वो एक शैडो के पास जाती है जिसने ब्लैक रॉब्स पहने थे और वो जाकर उन्हें हग कर लेती है। वहीं वो शैडो भी महारानी को टाइटली हग कर उन्हें शांत करने लगती है। महारानी रोते हुए कहती है, माँ यांग यांग। वहीं वो और कोई नहीं बल्कि महारानी की माँ बाओशन सेरन थी। वहीं उनके साथ मास्टर लैनी थी, जो कि यांग यांग की भी मास्टर है। वहीं वो दोनों जब महारानी को शांत कर रहे थे, विंग अपनी ग्रैंडमा को देकर उनके पास जाने ही वाला था, लेकिन वो उसे रोक देती है। वहीं उनकी नज़र यांग यांग पर जाती है, लेकिन वो यांग यांग को सीधा ट्रीट नहीं करती। फिर वो महारानी की तरफ देखती है, जहाँ पर महारानी रोते हुए उन्हें सब कुछ बताती है और फिर वो उन्हें फिर से गले लगाकर रोने लगती है। वो उन्हें कुछ ऐसे ही देर तक गले लगाए रहती है। फिर बाओशन सेरन उन्हें बहुत प्यार से अपने आप से अलग करते हुए कहती है, पहले मुझे उसे चेक करने दो, देखने दो कि क्या हम उसे बचा भी सकते हैं या नहीं। लेकिन तभी विंग की आवाज़ आती है, ग्रैंडमा प्लीज़ उसे बचाइए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। जिस पर बाओशन सेरन विंग की तरफ देखकर कहती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो वापस आना चाहती है या नहीं आना चाहती। उसकी ज़िंदगी सिर्फ उसकी है। जो सुनकर विंग अपना सर झुका लेता है, क्योंकि उसे अपनी गलती भी पता चल रही थी। नहीं, हालांकि इसमें विंग की कोई गलती तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे पछतावा हो रहा था। वहीं महाराज उन्हें देखकर कहते हैं, प्लीज़ उसे ठीक कीजिए। जिस पर बाओशन सेरन महाराज को देखकर कहती है, तुम्हें पहले पता होना चाहिए था कि वो क्या कर सकती है। हालांकि वो एक गार्जियन है, लेकिन उसकी खुद की भी ज़िंदगी है। तुम उसकी ज़िंदगी को हर बार ऐसे ख़तरे में नहीं डाल सकते जैसा कि तुमने इस बार किया है। जो सुनकर महाराज उन्हें देखकर कहते हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं यांग यांग की ज़िंदगी को कभी भी ख़तरे में नहीं डालूँगा। जो सुनकर वो महाराज की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें युद्ध शुरू होने से पहले उसे बुलाना चाहिए था। जो सुनकर वो महाराज अपना सर हिलाकर कहते हैं, मुझे लगा कि शायद हम खुद जीत सकते हैं। जो सुनकर बाओशन सेरन थी, वो महाराज से कहती है, उन्होंने डेमोनिक एनर्जी का यूज़ किया था और तुम में से कोई भी उसे काबू नहीं कर सकता, उसे सिर्फ यांग यांग कंट्रोल कर सकती है। जो सुनकर महाराज कहते हैं, मुझे लगा शायद विंग। जिस पर बाओशन सेरन हल्का सा मजाक के अंदाज में कहती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या डेमोनिक एनर्जी कोई भी कंट्रोल कर सकता है? और क्या तुम विंग की प्योर एनर्जी को डेमोनिक एनर्जी के साथ स्विच करना चाहते थे?
क्या तुम यांग यांग की ताकत विंग के अंदर डालना चाहते थे? जो सुनकर महारानी महाराज की तरफ गुस्से से देखती है। जो देखकर महाराज जल्दी से कहते हैं, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। तभी बाओशन सेरन अपनी बेटी कांगसे सेरन को खुद से अलग कर विंग के पास जाती है और उसकी पल्स पकड़ती है। वो विंग की पल्स को चेक करते हुए कहती है, तुम ठीक हो, उसने तुम्हारी सारी इंजरीज़ को हील कर दिया है। जो सुनकर विंग धीरे से कहता है, ये मुझे पता चल गया था जब मैं उठा था, मुझे ऐसा लगा कि मुझे दोबारा ज़िंदगी मिली है। जिस पर बाओशन सेरन उसे देखकर कहती है, हाँ, ये सच है, तुम्हें नई ज़िंदगी मिली है, उसने तुम्हें नई ज़िंदगी दी है। जो सुनकर विंग अपने सर को झुकाकर कहता है, प्लीज़ ग्रैंडमा, उसे ठीक कर दीजिए। वहीं वांग जी की तरफ वो देखकर कहती है, तुम इस वंश को नया वारिस देने वाले हो। जो सुनकर वांग जी अपने सर को धीरे से झुकाकर उन्हें ग्रीट करता है। जिस पर बाओशन सेरन उसके सर को धीरे से सहलाते हुए कहती है, तुम एक अच्छे बच्चे हो, लेकिन तुम अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाते। जो सुनकर वांग जी अपने सर को हिलाकर कहता है, हमें माफ़ कर दीजिए। जो सुनकर बाओशन सेरन अपने सर को हिलाकर कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो होना था वो यही होगा, तुम दोनों में से किसी एक की जान जानी थी, लेकिन उसने इस सर्कल को चेंज कर दिया। एक शब्द में कहूँ तो उसने तुम्हारी डेस्टिनी बदली है। जो सुनकर वो दोनों चौंक कर बाओशन सेरन की तरफ देखते हैं। जिस पर बाओशन सेरन गहरी सांस लेकर कहती है, ये बात मैंने उसे बहुत पहले ही बता दी थी, जब तुम दोनों की शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन उसने तुम दोनों के बीच के प्यार को देखा और जिसे देखकर उसे काफ़ी खुशी हुई। उसे लगा कि शायद उसके भाई को तुम उससे ज़्यादा संभाल सकते हो, इसीलिए उसने तुम दोनों की शादी के लिए तुम्हारे पिता से बात की और उन्हें राज़ी किया, बस खुद 3 साल गुरुकुल में रहने के लिए। जो सुनकर विंग चौंक अपने पिता को देखता है और वो भी हाँ में सर हिलाते हैं। फिर बाओशन सेरन कहती है, जब तुम दोनों की शादी होने वाली थी तो वो ये सेरेमनी देख रही थी, यहाँ से वहाँ तक। जो सुनकर महाराज कहते हैं, मुझे लग ही रहा था। तभी बाओशन सेरन कहती है, मैं भी उसके साथ ही बैठी थी और हम दोनों ये देख रहे थे। मैंने उसे कहा था कि तुम दोनों की डेस्टिनी में एक प्रॉब्लम है, तुम दोनों में से किसी एक की जान जा सकती है, लेकिन उसने कहा था कि वो तुम दोनों के लव को प्रोटेक्ट करेगी। जो सुनकर विंग कहता है, क्या उसने ऐसा कहा था, लेकिन वो वापस क्यों नहीं आई? जिस पर बाओशन सेरन कहती है, क्योंकि उसने तुम्हारे पिता से वचन दिया था कि वो 3 साल तक महल नहीं आएगी, अगर वो महल आती तो शायद तुम राजा नहीं बन पाते। तुम दोनों की डेस्टिनी में बस एक ही चीज़ की कमी थी कि तुम सिर्फ एक चीज़ ही ले सकते हो, या तो तुम्हें सिंहासन मिलता या फिर तुम्हें तुम्हारा प्यार, लेकिन उसने तुम्हें दोनों चीज़ें दे दी और उसके बदले उसके जो नुकसान था वो उसने अपने ऊपर ले लिया। जो बाओशन सेरन की बात सुनकर विंग काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। जिस पर बाओशन सेरन उसे बताती है कि एक शब्द में कहूँ तो उसने तुम्हारी डेस्टिनी के कुछ पार्ट को अपनी डेस्टिनी में मिक्स कर दिया और अपनी डेस्टिनी आधी तुम्हें दे दी। विंग उनकी तरफ देखकर कहता है, क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या कोई किसी की किस्मत बदल सकता है? जिस पर बाओशन सेरन हंसकर कहती है, ये होना कुछ हद तक नामुमकिन है, लेकिन ये मुमकिन भी है, क्योंकि नामुमकिन खुद कहता है कि मैं मुमकिन हूँ। फिर वो यांग यांग की तरफ देखकर कहती है, वो काफ़ी ज़िद्दी है, लेकिन फिर भी अपने परिवार से कुछ ज़्यादा ही प्यार करती है। मैंने उसे कहा था कि इस प्यार की तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उल्टा वो तो खुशी खुशी इसके लिए राज़ी भी हो गई। उसने सब कुछ छोड़ा, लेकिन वो तुम लोगों को नहीं छोड़ पाई। फिर बाओशन सेरन यांग यांग को देखकर प्यार से कहती है, लेकिन मुझे अब उसके लिए दुख हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि उसे इसकी कीमत कुछ ज़्यादा बड़ी चुकानी पड़े। जो सुनकर वांग जी उनकी तरफ अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उन्हें वो करते हुए कहता है,
कि प्लीज़ उसकी ज़िंदगी बचा लीजिए, हम कुछ भी करेंगे। जो सुनकर बाओशन सेरन हंसते हुए कहती है, मैं उसकी ज़िंदगी बचा लूँगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसके बाद क्या होगा। जो सुनकर विंग कहता है, हम सब देख लेंगे, बस एक बार आप उसे बचा लीजिए। जो सुनकर बाओशन सेरन उसके सर को सहला कर कहती है, तुम एक अच्छे बच्चे हो, इसीलिए मैं उसे बचाने की कोशिश करूँगी, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं लेती कि मैं यांग यांग को ज़िंदा रख सकती हूँ या फिर उसे ज़िंदा बचा सकती हूँ। उसे बचाना और उसका वापस इस दुनिया में आना, ये सब सिर्फ उसकी किस्मत और उस पर डिपेंड करता है। जो सुनकर विंग भी हाँ में सर हिलाकर कहता है, प्लीज़ कोशिश कीजिए। जो सुनकर बाओशन सेरन अपनी जो पार्टनर थी उसकी तरफ देखती है। वो दोनों आगे आते हैं और कुछ मिस्टीरियस हैंड स्किल्स परफॉर्म करने लगते हैं। वो कुछ ऐसे सिंबल्स बनाकर यांग यांग की तरफ थ्रो कर रहे थे। ऐसे ही वो आधे घंटे तक बहुत सारे सिंबल्स यांग यांग की तरफ थ्रो करते रहते हैं। यांग यांग के चारों तरफ जो ब्लैक एनर्जी थी, ब्लैक ऑरा था, वो धीरे धीरे काम डाउन होता है और वो उसकी बॉडी में वापस जाने लगता है और आधे घंटे में वो सारा ब्लैक ऑरा यांग यांग की बॉडी के अंदर चला जाता है। फिर बाओशन सेरन आगे जाती है और यांग यांग की पल्स को चेक करती है। फिर वो अपने ब्लड से यानी कि अपने हाथों को, अपनी उंगली को अपने दांतों से काटती है और वहीं उनकी पार्टनर भी ऐसा ही करती है। वो दोनों अपने ब्लड से कुछ सिंबल्स यांग यांग की फॉरहेड पर बनाते हैं और फिर उन्हें वापस से उनमें कुछ एनर्जीज़ डालने लगते हैं। कुछ देर तक वो ऐसे ही करते हैं जिससे यांग यांग की बॉडी से जो वो पॉइज़न था वो बाहर आ सके। वो पॉइज़न एक जगह इकट्ठा होकर धीरे से एक पिल के रूप में यांग यांग की बॉडी से बाहर आता है। यांग यांग की बॉडी से 2 पिल बाहर आती है। बाओशन सेरन उसे बिना टच करे एक बाउल में डाल देती है और फिर उस बाउल को साइड में रख कर कहती है, इसे कोई भी हाथ मत लगाना। फिर वो यांग यांग की बॉडी को देखती है और उस पर अपना हीलिंग मैजिक यूज़ करने लगती है। वो उसे काफ़ी स्लोली हील कर रही थी। विंग इस प्रोसेस को देखता है। इस पूरे प्रोसेस में पूरे 6 घंटे लग जाते हैं। वहीं यांग यांग की बॉडी में जितने भी वाउंड्स थे उन्हें पट्टियों से ढक दिया गया था। वहीं यांग यांग की बॉडी से अब कोई ब्लड नहीं निकल रहा था। उसके कपड़े भी चेंज कर दिए गए थे। विंग जब ये सब ख़त्म होते हुए फील करता है तो वो रिलीफ की सांस लेने ही वाला था, लेकिन तभी बाओशन सेरन कहती है, मैंने इसकी बॉडी में बहुत सारी सील्स डाल दी हैं, जिससे इसकी जो एनर्जी है वो अब सील हो चुकी है। इसकी पूरी पावर्स अब सील हो गई हैं। शायद ये अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। फिर वो यांग यांग को देखकर कहती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये होश में कब आएगी। जो सुनकर विंग चौंक कर उनकी तरफ देखता है और पूछता है, आप कहना क्या चाहती हैं? जिस पर बाओशन सेरन कहती है, शायद ये वापस नहीं आना चाहती, इसीलिए इसे अभी तक होश नहीं आया है, लेकिन मैं ये ज़्यादा नहीं कह सकती। मुझे नहीं पता कि ये कब होश में आएगी। अगर इसे 4 दिन में होश नहीं आया तो शायद इसकी जो ज़िंदगी है वो यहीं ख़त्म हो जाएगी। शायद ये कभी भी वापस ना उठे और ये हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाए। जो सुनकर विंग बाओशन सेरन के हाथ को पकड़कर कहता है, ग्रैनी प्लीज़ यांग यांग को ठीक कीजिए, उसे होश में लाइए। जिस पर बाओशन सेरन अपने सर को हिलाकर कहती है, उसने डेस्टिनी के साथ छेड़छाड़ करी है। इसकी कीमत मैं नहीं जानती कि क्या है, लेकिन अगर इसकी कीमत उसकी ज़िंदगी हुई तो इसे मैं भी नहीं बचा सकती। मैंने उसे हील तो कर दिया है, लेकिन उसका होश आना बाकी है। अगर उसे 4 दिन में होश नहीं आया तो शायद वो कभी ना उठे। जो सुनकर विंग यांग यांग की तरफ देखता है। उसकी आंखों में एक छोटी सी उम्मीद थी, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि वो क्या करे। विंग पूछता है, क्या हम कुछ कर सकते हैं? आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे। अगर कोई मेडिसिन चाहिए हम लेकर आएंगे, अगर कोई पिल चाहिए हम वो भी लाएंगे। जो सुनकर बाओशन सेरन अपने सर को हिलाकर कहती है, इस पर किसी भी पिल का या फिर किसी भी मेडिसिन का अब कोई असर नहीं होगा। मैंने इसके घाव भर दिए हैं, लेकिन इसका होश में आना या फिर
इसका ज़िंदा रहना ये सब अब इसकी किस्मत पर डिपेंड करता है और हमें 4 दिन तक वेट करना पड़ेगा। फिर वो दोनों सबको बाहर निकाल देती हैं और ख़ुद भी बाहर आकर उस पूरे कमरे के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बैरियर लगा देती है। विंग उनकी तरफ देखकर कहता है ये क्या है, जिस पर बाओशन सेरन कहती है ये एक बैरियर है ताकि वो आराम से हील हो सके। अगर 4 दिन में उसे होश आ गया तो ये बैरियर अपने आप हट जाएगा, वरना ये बैरियर परमानेंटली यहीं शिफ्ट हो जाएगा। फिर यांग यांग कभी नहीं उठेगी। एक तरीके से तुम इसे उसकी टॉम समझ सकते हो। जो सुनकर विंग उनकी तरफ देखता है, उनके इतने हार्श वर्डों से को सुनकर। वहीं महारानी अपनी माँ की तरफ देखकर कहती है क्या कोई और तरीका नहीं है, जिस पर महारानी की बात सुनकर बाओशन सेरन कहती है कि उसने 2 सोलमेट्स को मिलाया है, उसे शायद उसका सोलमेट ठीक कर सकता है। जो सुनकर विंग चौंक कर कहता है सोलमेट, उसे हम कहाँ से ढूंढेंगे, और वो भी 4 दिन में। जिस पर बाओशन सेरन हंसते हुए कहती है ये तो मुझे नहीं पता, क्या पता वो खुद उसे ढूंढ ले। जो सुनकर विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर बाओशन सेरन कहती है ज़्यादा चिंता मत करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। अगर जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। फिर वो विंग की तरफ देखकर कहती है अगर तुम चिंता करोगे तो भी इससे कुछ नहीं होने वाला, हमें वेट करना चाहिए। जो कहकर वो सबको जाने के लिए कह देती है। वहीं सब लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। वो जाना तो नहीं चाहते थे पर फिर भी उन्हें जाना पड़ता है। वहीं बाओशन सेरन और लैनी, मास्टर लैनी उस घर कमरे को देखकर धीरे से कहती है तुम्हें शायद उठना पड़ेगा। फिर वो यांग यांग की उस घर को ध्यान से देखकर कहती है अगर तुम्हारी ज़िंदगी गई तो शायद किसी और को भी गुस्सा आएगा। फिर वो खुद भी अपने सर को हिलाकर कहती है हमें नहीं पता कि किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन अगर तुम अपने भाई की किस्मत बदल सकती हो तो शायद कोई तुम्हारी किस्मत भी बदल सकता है। जो कहकर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। वहीं ऐसे ही वो जगह बिल्कुल शांत हो जाती है। वहाँ पर सिर्फ बर्ड और विंड की साउंड आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक जो फॉरेस्ट था, उसमें उस डार्क फॉरेस्ट में जहाँ पर वो 2 जो लोग थे जो जिन्होंने यांग यांग को मेडिसिन दी थी, वो बड़े मज़े से घूम रहे थे। तभी उनमें से वाइट रॉब पर्सन कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या वो लड़की ज़िंदा बची होगी। जिस पर ब्लैक रॉब पर्सन कहता है मुझे तो नहीं लगता, लेकिन उसकी बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, शायद वो उस पिल को अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेगी। फिर वो उसकी तरफ देखकर कहता है वैसे भी हमें क्या फ़र्क पड़ता है वो ज़िंदा रहे या ना रहे। अगर वो ज़िंदा रहेगी तो हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल, लेकिन अगर वो मर गई तो भी हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे, तभी अचानक उनके सामने कोई आ जाता है। तो चलिए हम अपनी कहानी का यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरी कहानी को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।